आज का लेक्चर किस टॉपिक पे है जरा देख लें। L7 इकोनॉमिक क्राइसिस इन लास्ट 100 ईयर्स, आर्थिक संकट पिछले 100 वर्षों में। अब ये टॉपिक क्यों ले रहा हूं मैं और इसके पीछे क्या पर्पस है। दोस्तों, कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया के 200 से ज्यादा कंट्रीज में फैल चुका है। 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। करीबन 3-3.25 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में भी तकरीबन 1,10,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और 3-3.5 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। WHO, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, चाइना, स्वयं भारत, रशिया, सारे ही देश फिलहाल आज की स्थिति में कोरोना के आगे घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। इस महामारी ने न केवल इंसानों की जान ली बल्कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस भी खड़ा कर दिया। आज रोज न्यूज चैनल्स में, अलग अलग व्हाट्सएप के अपडेट्स पे या अलग अलग वीडियोस में आप दिन भर ये बातें सुनते होंगे कि भारत में आने वाले दिन बहुत गंभीर होने वाले हैं, बहुत पेचीदा होने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ जाएगा, भारत में हो सकता है महंगाई बढ़ जाए, भारत में काम धंधे होंगे नहीं, बचेंगे नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। इस पूरे संकट से निपटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को ऐलान किया था एक आत्मनिर्भर भारत अभियान का, जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का एक इकोनॉमिक पैकेज, जो कि हमारी जीडीपी का 10% है, उसका ऐलान किया, उसकी घोषणा की। इसका मतलब यह हुआ कि भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत से देशों में इस वक्त आर्थिक हालत बहुत खराब है। अब इससे पहले कि हम आत्मनिर्भर प्लान को समझें, हमें जरा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा और हमें यह देखना पड़ेगा कि इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस इससे पहले देश में कब आई हैं और जब भी ये कंडीशंस आई हैं उस समय देशों ने क्या क्या किया। क्या उस समय के हालात और आज के हालात अलग हैं या फिर सेम है? उस समय देशों में क्या चैलेंजेस थे और उस समय जो कदम हमने आर्थिक परिस्थिति से निकलने के लिए उठाए, क्या हम वो आज उठा सकते हैं? ये सारी बातें समझने के लिए आज ये एक शानदार वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। तो अपनी नोटबुक और पेन उठाइए और फटाफट चीजों को समझते चलिए और नोट करते चलिए। जरा गौर से देखिए दोस्तों, ABCDEF और G, कुल मिला के 7 अलग अलग ईयर्स आपके सामने दिए हुए हैं। ये वो 7 अलग अलग टाइम पीरियड हैं पिछले 100 साल में जब दुनिया में आर्थिक संकट आया था। इसका मतलब ये कि मॉडर्न इकोनॉमी, आज जो इकोनॉमी देश में चलती है उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न इकोनॉमी। आमतौर पे पिछले 100 साल में जो दिन हमने देखे उन सबको हम मॉडर्न इकोनॉमी कहते हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमी में कितने बार इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है? 7 बार। ये 7 बार, राइट। और हर बार परिस्थिति वाकई में गंभीर थी, लेकिन तब भी इन 7 अलग अलग इकोनॉमिक क्राइसिस में हम बहुत अच्छी तरह से बचकर निकले हैं। लेकिन इस बार का आर्थिक क्राइसिस थोड़ा अलग है। तो क्या ये 7 अलग अलग चीजों में से 6 के अनुभव इस 7वें से लड़ने के लिए हमारे काम आएंगे? ये हमको समझना होगा। सबसे पहले देखते हैं 1929 का क्राइसिस, ये क्या था। दोस्तों, आज मैं जो भी बता रहा हूं इसके ऊपर अलग अलग एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे रेलवेज के हो, चाहे यूपीएससी के हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतिहास की ये सारी बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, जिसके आधार पे आप बहुत अच्छी जीडी, बहुत अच्छे आंसर्स
अच्छे एसेस और यहां तक कि अच्छे क्वेश्चंस जीके सेक्शन में आने वाले सॉल्व कर सके। इसीलिए मेरी हर बात को ध्यान से सुनना और कमेंट्स थ्रेड में जरूर वाजिब सवाल भी पूछना, जिसके मैं आंसर्स आपको दूंगा। आज से करीबन 100 साल पहले एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था जिसका नाम था द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन, राइट, ये नाम याद रखिएगा। और ये आर्थिक संकट आया था यूएसए में। अब जरा समझते जाइए दुनिया कैसे जुड़ी हुई है और एक एक चीज कैसे फैल जाती है। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, खत्म हुआ था 1919 में। अमेरिका दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा था और अमेरिकन पावर और अमेरिकन इकोनॉमी का लोहा हर कोई मानता था, आज भी मानता है। अमेरिका में 1920 के बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एकदम अच्छी चल रही थी और इसी वजह से आर्थिक तरक्की बहुत अच्छी हो रही थी। स्टॉक मार्केट में लोग बहुत बढ़िया पैसा लगा रहे थे। बहुत सी कंट्रीज अमेरिका के साथ व्यापार करती थी, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज, और स्टॉक मार्केट का जुआ खेलने में हर कोई इंटरेस्टेड था। 1921 से लेकर 26 तक परिस्थिति बहुत अच्छी रही, लोगों ने दुगना पैसा कमाया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि 1927 के बाद प्राकृतिक आपदाएं अमेरिका में आने लगी। एग्रीकल्चर का आउटपुट घट गया क्योंकि उस समय सूखा पड़ गया। पहली साल सूखे की मार अमेरिका झेल गया क्योंकि पिछले साल काफी कुछ अच्छा रहा था, तो बहुत इजीली सब कुछ कवर हो गया। लेकिन कंटिन्यूअसली 26, 27 और 28 ये 3 सालों में अमेरिका में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी कम रहा क्योंकि एग्रीकल्चर उन दिनों बैकबोन हुआ करता था इकोनॉमी का। इसीलिए धीरे धीरे उसके क्यूमुलेटिव असर दिखाई देने लगे। लोगों का स्टॉक मार्केट को लेकर दीवानापन अभी भी कम नहीं हुआ था। लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा ही रहे थे इस उम्मीद पर कि उनको अभी भी चीजें डबल रेट से वापस मिलेंगी। लेकिन क्योंकि फंडामेंटली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दोनों ही सेक्टर बहुत बुरी तरह से खराब हो चुके थे, स्टॉक मार्केट तो नीचे आने ही थे। स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुए और जिन जिन लोगों ने जितना पैसा स्टॉक के बाजार में लगाया था उन सबका पैसा एकदम नील बटे सन्नाटा, बिल्कुल सब कुछ जीरो हो गया। 2 दिन अमेरिका के इतिहास में बहुत काले दिन माने जाते हैं, एक शुक्रवार का और एक मंगलवार का, जिस दिन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हुआ था। क्योंकि अमेरिका उन दिनों भी दुनिया के बहुत से देशों के साथ ट्रेड करता था, इसीलिए ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ पूरे वर्ल्ड में फैलता चला गया, स्पेशली यूरोप में। ट्रेडिंग के धंधे बंद होने लग गए, शिपिंग के धंधे बंद होने लग गए, लॉगिंग के यानी पेड़ काटने के धंधे बंद होने लग गए, फार्मिंग आउटपुट घटने लग गया और देखते ही देखते ये ग्लोबल रिसेशन जैसे हालात पूरी दुनिया में फैल गए। क्योंकि उन दिनों जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरह से हार चुका था और अपनी आर्थिक परिस्थिति से वो पहले से ही परेशान था। इसीलिए जर्मनी ने अमेरिका से लोन लेकर रखा था। अमेरिका वाज काइंड इनफ टू एक्सटेंड द लोन टू जर्मनी। क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, इसीलिए अमेरिका ने अपना ये लोन वापस मांग लिया। जर्मनी की कमर टूट गई और उस चक्कर में जर्मनी में तख्ता पलट हुआ। हिटलर सत्ता में आया और वहां से शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। यानी आप इस बात को समझ रहे हैं, 1929 में आया हुआ ग्रेट डिप्रेशन आज भी आप किसी भी राजनीतिक एक्सपर्ट से या आर्थिक एक्सपर्ट से पूछिएगा, उसका जवाब होगा कि 1929 का ग्रेट डिप्रेशन द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना था। और ये बात मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि कुछ कंट्रीज आपस में लड़ पड़े, और अगर वैसा हुआ तो
तो हमारे सामने भी एक वॉर की सिचुएशन आ सकती है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि ऐसा ना हो, उस समय और आज की परिस्थितियों में बहुत कुछ अंतर भी है, लेकिन हमारे सामने ऐसे उदाहरण है, ये हो चुका है, राइट। क्योंकि जर्मनी के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, जर्मनी ने हथियार उठा लिए और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसकी तबाही दुनिया जानता है। दुनिया का सबसे बड़ा वॉर हुआ था, 6 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, इसने बहुत भयानक तबाही लाई थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं स्कूल में सीबीएसई की स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे सिलेबस में एक बात लिखी हुई थी कि अमेरिका में हालात ये थे कि यदि आपके पास एक ब्रेड है तो आपको वो ब्रेड अपने बाजू वाले के साथ आधी शेयर करनी है। इतने बेकार दिन, और वो भी दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के, राइट। आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि अमेरिका क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, यहां लिख देता हूं मैं, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे ज्यादा चीजों का उपभोग अमेरिका करता है। इसीलिए अमेरिका दुनिया के हर देश से कुछ ना कुछ खरीदता ही है। और क्योंकि अमेरिका दुनिया के बहुत से देशों से व्यापार करता है, ट्रेड करता है, इसीलिए अमेरिकन इकोनॉमी अगर कोलैप्स होती है तो उसका असर दुनिया के बहुत से देशों पर बहुत बुरी तरह से पड़ता है, राइट। और इसीलिए हम चाहेंगे कि ये इतने बड़े बड़े वजीर जैसी कंट्रीज, इनकी अर्थव्यवस्था हमेशा बनी रहे, राइट। ओके, चलिए अब देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट 1973 का। 1973 में क्या हुआ था? भारत में तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई थी। इंदिरा गांधी 1971 का इलेक्शन जीत चुकी थी और इंदिरा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, एक तो पाकिस्तान के साथ युद्ध, जिसमें बांग्लादेश को अलग करके हमने एक नया देश बना दिया था, और उसके साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत थी इंडिया में, वो थी हंगर। इंडिया में गरीबी और भूखमरी, ये बहुत बड़े बड़े संकट थे। और उसी समय दुनिया में एक और संकट गहराया था, जिसे आज हम ऑयल शॉक के नाम से जानते हैं। और इस ऑयल शॉक ने दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस वाले हालात पैदा कर दिए थे। अब क्या हुआ था, जरा आपको मैं बता देता हूं। दरअसल योम किपर नाम की एक जगह है इजराइल में, और वहां पर एक वॉर हुआ था। उस वॉर को हम इजराइल वर्सेस अरब कंट्रीज का वॉर भी कहते हैं। दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा तेल का सप्लायर वेनेजुएला था, लेकिन धीरे 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 अब गल्फ कंट्रीज सामने आ गई थी। गल्फ कंट्रीज ने एक एक करके ऑयल सस्ते में निकाला भी और बेचना भी शुरू कर दिया। उन दिनों गल्फ कंट्रीज का वॉर हुआ था इजराइल के साथ, और गल्फ कंट्रीज ने अपने एक समूह, उन्होंने अपना एक समूह बना लिया था। उस ग्रुप को बोला जाता था OAPEC। अब आप बोलेंगे, अरे सर ऐसा तो हमने सुना है OPEC, ये क्या लिखा आपने? उन दिनों OPEC को OAPEC बोला जाता था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बाद में ये OPEC बना, ए हट गया। ये OAPEC ने डिक्लेयर किया था कि यदि कोई भी यूरोपियन कंट्री इजराइल का साथ देगी इस वॉर में, तो उसके लिए हम हमारे तरफ से एम्बार्गो लगा देंगे। और एम्बार्गो का मतलब होता है फाइनेंशियल पेनल्टी, हम उसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। अब आपको मैं बताऊं कौन कौन सी कंट्री सपोर्ट में थी। मैंने ये नोट्स भी लाए हैं। कनाडा, जापान, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, यहां तक कि USA, इन सब के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया गया था OAPEC द्वारा। इसके बाद फिर पोर्चुगल, रोडेशिया और साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज के ऊपर भी एम्बार्गो लग गया था। नतीजा ये हुआ था कि ओपेक ने डिसाइड कर लिया था कि वो ऑयल का प्रोडक्शन कम करेगा। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर ऑयल का प्रोडक्शन कम होगा
तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। ऑयल के प्राइसेस 400% से जंप हो गए थे। हमने इतिहास के वो दिन कभी अपनी आंखों से देखे नहीं दोस्तों, लेकिन इस तरह की भयानक परिस्थितियां दुनिया में आई हैं, राइट। तो 400% से हाइक। अब इतना भयानक अगर ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो पर बैरल कॉस्ट भी उतना ही बढ़ गया। अब आज के जैसी परिस्थिति थोड़ी थी कि हमारे पास ऑयल के सब्स्टिट्यूट थे। आज तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, आज हमारे पास कोयले का प्रोडक्शन अच्छा है, आज हमारे पास गैसेस के रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन उन दिनों मेजरली हर कंट्री की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंजन ऑयल होता था। और यही वजह थी कि ऑयल के दाम शूट होने के वजह से हर किसी को ऐसा लगा कि ऑयल अपने कब्जे में लेकर रखना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन बहुत बेकार जाएंगे। और उस चक्कर में सबसे पहला ऑयल शॉक दुनिया में लगा था और इसके वजह से यूरोप में जबरदस्त पैनिक फैल गया था। ये सेम सिचुएशन दोबारा 1979 में भी आई थी और उसके बाद भी अमेरिका में और यूरोप में क्राइसिस हो गए थे, राइट। अमेरिका ने कभी ऑयल का सप्लाई दुनिया में किया ही नहीं, क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही पूरी करना चाहता था और इनफैक्ट दुनिया से खरीदता था, क्योंकि उसके खुद के देश में तेल जो है निकलता तो है लेकिन बहुत कॉस्टली रेट पर पड़ता है और इसीलिए ये सारी चीजों में स्टॉकिंग बहुत जरूरी होती थी। तो उन दिनों अमेरिका गल्फ कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन सुधारने में लगा हुआ था और ये सारा का सारा क्राइसिस इसके वजह से फैलता चला गया। इसका एक बहुत बुरा असर भारत के ऊपर भी पड़ा। भारत तो उन दिनों एक गरीब देश ही था। आपको एक बात बताऊं, जैसे नरेंद्र मोदी का आज का नारा क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन दिनों इंदिरा गांधी की पार्टी का नारा होता था गरीबी हटाओ। यस, आप कभी नेट पे चेक करना, गरीबी हटाओ, क्योंकि देश अल्टीमेटली बहुत गरीब था और ऐसे हालात में हमारे पास दोनों वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात थी। और ये वाली परिस्थिति से हम निकले हैं और आज हम यहां तक आ पाए हैं, राइट। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में मेरा ये दूसरा एग्जांपल आपको कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। ओके, थर्ड पर आते हैं 1991। 1991 थोड़ा एक्सक्लूसिव है, यहां पर स्टार मार्क मैं लगा देता हूं, वो इसलिए क्योंकि 1991 का पैनिक केवल इंडिया में हुआ था और कहीं नहीं हुआ था। दरअसल भारत के लाडले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की श्री पेरम्बदूर में निर्मम हत्या हो गई थी। इत्तेफाक की बात देखिए, कल के ही दिन हत्या हुई थी, 21 मई। आज मैं वीडियो बना रहा हूं 22 मई, उनकी हत्या हुई थी 21 मई 1991 को। और श्री पेरम्बदूर जो कि चेन्नई का एक सबर्बन एरिया है, वहां पर एक बहुत बड़ी सभा थी जिसमें वो गए थे और वहां पर लिट्टे मतलब LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, एक्टिव है, जो कि श्रीलंका में अब तो नहीं है खैर, उसके चीफ वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने एक मानव बम, एक लेडी मानव बम जिसका नाम बताया जाता है धनु, उसको कमर में एक बॉम्ब रखकर भेज दिया था उस अधिवेशन में। और वहां पर वो आई, बैरिकेड खुलवाकर राजीव गांधी के पास आ गई, राजीव गांधी को गार्लैंड ऑफर किया और उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकी, खुद को भी उड़ा दिया और राजीव गांधी के भी चिथड़े उड़ गए। वहां पर उनकी डेथ हो गई। जब राजीव गांधी ऐसे टाइम पर हमको छोड़कर चले गए थे, तब आप जानते हैं भारत के तिजोरी में, मैं समझाता हूं ये क्या है, केवल $2 बिलियन, बिलियन का मतलब होता है अरब, $2 बिलियन अमाउंट बचा हुआ था। इस तिजोरी को बोला जाता है दोस्तों फॉरेक्स। ओके, जितने विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं वो मेरी बात एकदम ध्यान से सुने। फॉरेक्स का मतलब होता है विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा। अब ये क्यों चाहिए? आप दुनिया के दूसरे देशों से तेल खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, आप गोल्ड खरीदते हैं, ऐसे में आप उनको गांधी जी वाले नोट में तो पेमेंट कर नहीं सकते, तो उनको पेमेंट करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक कॉमन करेंसी। जो सबसे ज्यादा कॉमन करेंसी है वो मानी जाती है डॉलर। तो हमारे पास केवल $2 बिलियन आखिरी का अमाउंट बचा हुआ था। ये बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। इस अमाउंट में भारत ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते का इंपोर्ट का बिल भर सकता था,
सिर्फ 2 हफ्ते का, 2 वीक्स का, और उसके बाद तिजोरी खाली होने वाली थी। और ऐसी हालत में भारत में आए थे पीवी नरसिम्हा राव, जो कि राजीव गांधी जी के जाने के बाद प्रधानमंत्री बने। उनकी ही सत्ता में थे मनमोहन सिंह, एक बहुत ही शानदार माने हुए अर्थशास्त्री। वो उनके मंत्रिमंडल में फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्तीय मंत्री थे। और तीसरे नंबर पर थे प्रणब मुखर्जी, जो आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। ये थे भारत के कॉमर्स मिनिस्टर यानी वाणिज्य मंत्री। और इन तीनों त्रिमूर्तियों ने मिलकर भारत को इस संकट से बाहर निकाला था। भारत को इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रदान किए थे। ओके, अक्सर आज भी अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है। आप याद रखना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आर्थिक सुधार बोला जाता है। और इसमें इन लोगों ने एलपीजी ये इंट्रोड्यूस किया था। अब ये एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीयकरण। ये 3 चीजें की थी। और ये 3 चीजों के सहारे इस बहुत ही गंभीर आर्थिक परिस्थिति से देश को निकाला था। आज उस बात को 30 साल, वहां से निकलकर हम $2 बिलियन से निकलकर आज की डेट में $490 बिलियन पर आ चुके हैं। और भारत का फिलहाल $490 बिलियन के साथ दुनिया में स्थान टॉप 10 रैंकिंग में आता है फॉरेन रिजर्व्स में। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस तरह के संकट भारत में कोई पहली बार आ रहे हैं ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि वायरस की वजह से कोई संकट कभी आया नहीं, ये बहुत पहले हुआ था। पिछले 100 साल की इकोनॉमी का मैं हिसाब किताब बताऊं तो उसमें तो नहीं हुआ था। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक संकट भारत ने इससे पहले भी देखे हैं। इसका मतलब कोरोना काल में हमको क्या करना है, इसका एक ठीक ठाक अंदाजा हमको हमारे पास्ट में लिए गए अलग अलग फैसलों से तो मिलता ही है। राइट, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो हमने 1929, 1973 और 1991 3 बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देख लिए। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे 2007 में। क्या आप मुझे बता सकते हैं 2007 में कौन सा आर्थिक संकट आया था दुनिया में? अमेरिका में? यस, अमेरिका में यूएस रिसेशन आया था। सबको पता है यूएस रिसेशन 2007, लार्जली 2008 बट 2007 बोला जा सकता है। क्या हुआ था? 2 मिनट में आपको पूरी कहानी समझा देता हूं। आज के बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं ये बात, और हर जगह काम भी आएगी। ठीक से समझ लो। कम्युनिज्म फॉलो करने वाला चाइना, माओ जेडोंग यानी उनके सबसे पहले राष्ट्रपति के चले जाने के बाद दूसरे राष्ट्रपति डेंग जियाओपिंग के काल में बहुत ज्यादा प्रगति करने लगा। तो चाइना की जीडीपी 1995 के बाद जो रफ्तार पकड़ने लगी तो फिर वो आसमानी छूती चली गई। आप सबको तो पता ही है, 8%, 9%, 10% पे जीडीपी भगाई है चाइना ने। तो एक समय था कि चाइना बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा था, एक्सपोर्ट जबरदस्त हो रहा था, और चाइना की गठरी यानी ये वाली, ये फॉरेन रिजर्व की गठरी लबालब पैसे से भरी हुई थी। चाइना के पास जितना सरप्लस अमाउंट था, चाइना ने पूरा का पूरा पैसा लगा दिया अमेरिका में। क्यों लगाया? दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कौन सा? अमेरिका। दुनिया में अगर आपको पैसे लगाने हैं तो सबसे ज्यादा सेफ मार्केट कौन सा? अमेरिका। अमेरिका में कानून बहुत कड़े हैं, इसलिए लोग भरोसा करते हैं, तो लोग वहां जाते हैं। अमेरिका में चाइना ने अपना पूरा पैसा लगा दिया। अब पैसा गया कहां? वो पूरा का पूरा गया एफआरबी में, फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक मतलब मेरे बच्चों वो अमेरिका का आरबीआई है, राइट। फेडरल रिजर्व बैंक ने वो पूरा का पूरा पैसा वहां के नेशनलाइज्ड बैंकों को दे दिया, और नेशनलाइज्ड बैंकों ने वो पूरा का पूरा पैसा आपके और मेरे जैसे कस्टमर को रिटेल में लोन बांटने के लिए दे दिया। और लोन किस चीज के लिए बांटे गए? हाउसिंग लोन बांटे गए, घर बनाने के लिए लोन दे दिया गया।
शुरू शुरू में ऐसा हुआ कि जो लोग अच्छे प्राइमरी कस्टमर थे, जो घर खरीदना चाहते थे, जिनके पास नौकरी थी, जो ईएमआई टाइम पे चुका सकते थे, उन्होंने लोन ले लिया। धीरे धीरे पैसा इतना आने लगा अमेरिका में, बैंकों का लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने हर टॉम डिक एंड हैरी, हर एरे गहरे को भी लोन देना शुरू कर दिया। तो नतीजा ये हो गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो प्राइमरी नहीं है, जो टाइम पे पैसा चुका नहीं सकता, इस तरह के रिस्की कस्टमर को भी उन लोगों ने लोन बांटना शुरू कर दिया। और इसी तरह के कस्टमर्स को बोला जाता है सब प्राइम। और इसीलिए अमेरिका में जो संकट आया था, उस संकट को सब प्राइम क्राइसिस कहा जाता है, क्योंकि आपने सारे फालतू कस्टमर्स को लोन बांट के रख दिया। नतीजा ये हो गया कि कस्टमर ने एक एक करके डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। जिसने घर खरीदे उसने ईएमआई पे ही नहीं की। लेकिन तब तक ये पूरा का पूरा हाउसिंग बबल इतना बड़ा हो चुका था कि इसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने पैसे लगा दिए थे। यूरोप की कई सारी कंट्रीज ने पैसे लगा दिए थे और सबको ऐसा लगा कि अमेरिका में हाउसिंग मार्केट बहुत बढ़िया जा रहा है। आज मकान खरीदो, 4 साल बाद बेचो, बीच का पूरा प्रॉफिट रख लो और यही धंधा हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, क्योंकि जमीन और घर के भाव कभी नीचे थोड़ी आते हैं। आपने कभी देखा कि अपने जीवन काल में? नहीं ना। तो ऐसा ही लोगों को भी लगता है कि जमीन के भाव तो कभी नीचे आते नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है, तो ऐसा कुछ तो होगा नहीं, तो लगाते रहो पैसा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सब प्राइमरी कस्टमर ने ईएमआई भरना बंद कर दिया। नतीजा ये हो गया कि सारे घर नीलाम करने पड़े, ग्राहक मिला नहीं, बैंकों के पास इतने घर हो गए कि सब नीलाम करना पड़ गया और लिटरली हालत ये हो गई, जबरदस्त क्राइसिस आ गए और उस क्राइसिस को बोला जाता है यूएस रिसेशन। अब इसका असर केवल अमेरिका में नहीं दोस्तों, अक्रॉस द वर्ल्ड पड़ा, क्योंकि दुनिया के बहुत से देशों ने अमेरिका में पैसा लगा दिया था, बहुत सारी कंपनियों ने अमेरिका में पैसा लगा दिया था। आप जानते हैं भारत से आईसीआईसीआई बैंक ने पैसा लगाया था, बाकी किसी भी सरकारी बैंक को अलाउड नहीं था। लालच में हर कोई जाने वाला था, लेकिन आईसीआईसीआई ने पैसे लगाए थे। आईसीआईसीआई ने उस जमाने में 1100 करोड़ रुपए लगा दिए थे और वो पूरे डूब गए थे। जब लोगों को ये पता चला तो लोगों ने तुरंत नजदीकी एटीएम में दौड़ लगा दी अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि खबर फैल गई थी कि आईसीआईसीआई बर्बाद होने वाला है। अब दुनिया का कोई भी बैंक एक दिन में तो अपने कस्टमर्स को पैसे वापस नहीं कर सकता। फाइनली आरबीआई ने रिजर्व बैंक के गवर्नर से एक नोट जारी करवाया कि लोगों को बोलो कि शांत हो जाए, हम आपके पैसे एक दिन में नहीं लौटा सकते, लेकिन हम सुरक्षित हैं, हम बर्बाद नहीं हुए हैं। मार्केट पूरा सेंटिमेंट्स पे चलता है, एक नेगेटिव मैसेज गया और सब खत्म। तो ये था यूएस रिसेशन। इस यूएस रिसेशन की आग ने अमेरिका को तो बर्बाद किया ही किया, यूरोप के बहुत सारे देश बर्बाद कर दिए और उसके बाद भारत की भी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई और जिस चाइना ने पैसे डाले थे उसके पैसे भी डूब गए। तो ये परिस्थिति 2007 में आई थी, 2008 में बहुत भयानक हो गई थी। उसी साल बराक ओबामा सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद 2008 से लेकर 2012 तक का ओबामा का समय तो ऐसे ही गया बिल्कुल क्राइसिस में, और 2012 के बाद कहीं अमेरिका धीरे 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 पटरी पे आने लगा। तो इस तरह के संकट सालों ले लेते हैं, एक बार हो गए तो ट्रैक पे आने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा क्लियर है क्या हुआ था, कैसे हुआ था? भारत को भी इसमें जबरदस्त नुकसान हुआ था। मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, चिदंबरम साहब उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और दोनों तरफ से इकोनॉमी के पहिए दौड़ाए जा रहे थे। एक तरफ आरबीआई गवर्नर को बोल के रखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करो और एक तरफ फिस्कल पॉलिसी को खुद चिदंबरम और मनमोहन सिंह कंट्रोल में रख रहे थे। तब जाके धीरे 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 चीजें ठीक हो पाई, राइट? लेकिन उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में फिर से फर्क है, क्योंकि वो 13 साल पुरानी बात है। अब हम आ जाते हैं आखिरी के एग्जाम्पल पर, उसके बाद चलेंगे 2020 में 2011। दोस्तों 2007 में जो अमेरिका में हुआ उसी का असर 2011 में पड़ा था यूरोप के कई सारे देशों में, और इसीलिए 2011 के संकट को हम यूरोजोन क्राइसिस इस नाम से जानते हैं। अब ये यूरोजोन क्राइसिस क्या है?
एक लाइन में समझा देता हूं, प्लीज ठीक से समझना। आज जो भी बातें मैं बता रहा हूं वो सबकी सब फंडामेंटल है, इसके बाद फिर ये कभी रिपीट नहीं होंगी। और आगे जब मैं स्टिमुलस पैकेज वाला सेशन लूंगा तो उस समय ये वाला पूरा बेसिक काम आने वाला है, ये आप याद रखना। साल चल रहा था 1992। यूरोप के बहुत सारे छोटे छोटे देश एक जगह इकट्ठा हुए, जगह का नाम था मास्ट्रिक्ट। और मास्ट्रिक्ट में एक संधि साइन की गई जिसको बोला जाता है मास्ट्रिक्ट ट्रिटी। तय ये हुआ कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश से लड़ने के लिए ये देश काफी छोटे पड़ रहे हैं, तो क्यों ना ग्रुप बना ले, लड़ने में आसानी होगी और हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। ठीक है भाई, ये ग्रुप बनाने को ही आज दुनिया में यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के नाम से जाना जाता है। और इस ईयू में कुल मिला के 28 कंट्रीज थी, जिसमें से अब एक इस साल जनवरी में चली गई, कौन सी? ब्रिटेन। ब्रेग्जिट हुआ था ना। अब इस 28 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज ऐसी है जिनकी करेंसी कॉमन है। करेंसी का नाम है यूरो। ये रहा इसका साइन। तो ये जो 19 कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी कॉमन है, उन्हें दुनिया में यूरोजोन कंट्रीज ऐसा कहा जाता है। अब इस यूरोजोन कंट्रीज में से बहुत सी कंट्रीज, ध्यान से सुनना, टेक्निकल बात बता रहा हूं, इस 19 कंट्रीज में से बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जहां की सरकारों ने डेट यानी कर्जा बहुत भयंकर लेके रखा है अपनी जीडीपी के ऊपर। कंट्री की जीडीपी होती है, उस जीडीपी के ऊपर बहुत सारा कर्जा उठा के रखा है। इतना भयानक कर्जा कि वो पूरा करने के लिए अब आईएमएफ से अलग से लोन लेना पड़ रहा है। और ऐसी हालत में इन लोगों के देश में एक संकट आ गया है जिसको बोलते हैं बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। भारत में जब $2 बिलियन बचे थे तब हमारे यहां भी यही क्राइसिस आए थे, लेकिन इनके यहां 2011 में आए। अब प्रॉब्लम यह है कि ये बीओपी क्राइसिस से निपटने के लिए इनको आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन चाहिए। उन्होंने लोन दे दिया, ये लोग लोन का इंटरेस्ट भी नहीं पटा पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि यूरोजोन की कंट्रीज एक एक करके ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गई। साल चल रहा था 2011-12। कौन कौन सी, मैं 2-4 नाम आपको बता देता हूं। ग्रीस सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ, साइप्रस बहुत छोटी सी कंट्री है, देन पोर्चुगल, उसके बाद स्पेन, आयरलैंड एंड मेनी अदर कंट्रीज। ये सारी की सारी इसमें पूरी तरह से निपट गई। आपको पता है इनका एक फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम क्या है? ये सारी कंट्रीज इतने खर्चे में, इतने ज्यादा डेट में इसीलिए आ गई है क्योंकि इस कंट्री में कमाई कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है। आपको पता है ग्रीस की पॉपुलेशन है 1 करोड़। हाँ, सिर्फ 1 करोड़, यानी मुंबई जितना भी नहीं है। उस 1 करोड़ की पॉपुलेशन में ग्रीस में आधे से ज्यादा पब्लिक 55 साल के ऊपर की है। ऐसे में लोग रिटायर हो जाते हैं 55 साल के आसपास, काम करने वाला कोई है नहीं, जीडीपी को इंजन देने वाला, करंट देने वाला कोई है ही नहीं, नई पॉपुलेशन है नहीं, लोगों की लाइफ बड़ी इंडिपेंडेंट है, मजे में चल रहा है सब कुछ, सरकार पूरे खर्चे उठाती है, अय्याशी की आदत पड़ी हुई है ग्रीस को। यही हाल माल्टा का है, यही हाल साइप्रस का है। और ये सारे ही देश इस तरह के अलग अलग सिचुएशन, राजनीतिक चीजों की वजह से आज सोवरेन डेट्स में आ गए। और इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को यूरोजोन क्राइसिस बोला गया। अब क्योंकि यूरोप भी एक बहुत बड़ा कस्टमर है, इसीलिए उसका डूब जाना कहीं से भी सही नहीं था। उन दिनों में एमबीए कर रहा था तो मुझे याद है कि हमको ये सब केस स्टडी में हुआ करता था, तो ये सारे प्रॉब्लम थे। अब आपको ये पूरी पिक्चर समझ में आई या नहीं आई पिछले 100 साल की? 1929 में क्या हुआ था, 73 में क्या हुआ था, 1991, 2007 और 2011। इसके बेसिस पे अब आप देखने की कोशिश करिए कि आज की परिस्थिति क्या है, 2020 की परिस्थिति क्या है। तो चलिए आपको जरा 2020 की परिस्थिति बता देता हूं। आप सबको पता है चाइना के वुहान के मीट मार्केट से निकला एक वायरस, कहते हैं कि चमगादड़ से निकला, वहां से फिर किसी दूसरे जानवर में गया और वहां से फिर इंसान में आ गया।
और देखते 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 चाइना से निकलकर बहुत सारी बाकी की कंट्रीज से होते हुए पिछले 6 महीने में ये पूरे दुनिया में फैल चुका है। आज के डेट में पूरी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है कोरोना का, राइट, जिसमें से मरने वालों की संख्या करीबन मेरे पास आंकड़े हैं 3.3 लाख के आसपास है जो मर चुके हैं। अगर हम हमारे भारत की बात करें तो भारत में कम से कम 1.12 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है, पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 3,400 लोग इनकी डेथ हो चुकी है। अब ये इतनी भयानक सिचुएशन है, रोज के 5-5 हजार केसेस और ऐड हो रहे हैं। अब ऐसी हालत में एक नेचुरल तरीके से आया हुआ वायरस जो कि हमारे रियल लाइफ में घुस चुका है और जिसके वजह से हमारी फाइनेंशियल हालत पूरी खराब हो चुकी है। WHO ने पैकेज दे दिया, अमेरिका ने पैकेज दिया, WTO ने मदद की, IMF ने मदद की, और बावजूद इसके कोरोना से निकलता हुआ अभी वर्ल्ड दिखाई दे नहीं रहा है। तो अब ऐसी हालत में आप एक फर्क समझ पा रहे हैं या नहीं? ये जितनी अलग अलग केसेस हमने देखी उनमें से कोई भी केस ऐसी नहीं थी जो नेचुरल या फिर किसी वायरस के वजह से हुई हो। ये सारी की सारी किस वजह से हुई? ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से, हमारी बेवकूफियों की वजह से। लेकिन ये वाली परिस्थिति कौन सी है? वायरस की परिस्थिति है। यहां प्रॉब्लम, एक अच्छी बात ये थी कि जब ये सारे दिन चल रहे थे तब भी लोग ऑफिस तो जाते ही थे, दफ्तर तो खुले हुए ही थे, लेकिन यहां समस्या ये है कि सब कुछ लॉकडाउन में खत्म हो चुका है। आपको पता है, आपको एक आंकड़ा देता हूं मैं, एक दिन का लॉकडाउन, 1 डे लॉकडाउन इज इक्वल टू 50,000 करोड़ लॉस। रुपए में बात कर रहा हूं, 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान। यस, आई मीन इट। जबकि एक्सपर्ट्स बोलते हैं इससे भी ज्यादा है। मैंने एवरेज लिया है, एक दिन का लॉकडाउन यानी 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान। अब आप देख लीजिए, भारत में करीबन 2 महीने का लॉकडाउन, आज 22 तारीख है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ था। 2 महीने के लॉकडाउन में हम 60 दिन में कितना गंवा चुके हैं, ये हालत है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इधर कोई वायरस नहीं था और हमारे पास ये एक वायरस वाला प्रॉब्लम है। तो आज के डेट में अगर आप पैकेज देते भी हो तब भी समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है, क्योंकि वायरस से निपटने के लिए आपको चाहिए वैक्सीन। और कहाँ है भैया वैक्सीन? वैक्सीन तो अवेलेबल ही नहीं है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ये सिचुएशन गंभीर रहेगी ही रहेगी। इसीलिए सबसे पहले हम कोई भी आर्थिक पैकेज के बारे में सोचे, लॉकडाउन को ईज करने के बारे में सोचे, सबसे पहले इस बात की अश्योरिटी होनी चाहिए कि जान नहीं जाएगी और हमारे पास कम से कम एक वैक्सीन है जिसके भरोसे हम बाहर आ भी गए तो भी हम जिंदा रहेंगे। दैट इज रिक्वायर्ड। बहरहाल भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया है। आज मैं उस पैकेज के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरा अगला सेशन उसके ऊपर आ ही रहा है, उसको जरूर देखिएगा। इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पे सरकार ने बोला है कि ये पैकेज 10% है पूरी जीडीपी का। भारत की जीडीपी है 203 लाख करोड़, राइट। आज तक ट्रिलियन डॉलर में देखते आए हो ना, 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स, उसका रुपए में अनुपात इतना होता है। 203 लाख करोड़, 203 लाख करोड़ का 10% कितना हो जाएगा? 20.3, यानी ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस पैकेज दिया है, राइट। अब लास्ट में लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले आपको मैं 2-3 बातें बता देता हूं कि इस वक्त हमारे चैलेंजेस क्या क्या है। आई होप आपको लेक्चर में मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, आप नोट करते जा रहे हैं और इंटेलेक्चुअली इसके ऊपर विचार भी कर रहे हैं, राइट। तो आज के डेट के हमारे सबसे बड़े भयानक चैलेंजेस कौन कौन से हैं? लेट्स हैव अ लुक।
सबसे पहला चैलेंज, भारत का इस वक्त सबसे पहला चैलेंज, या यूं कह ले दुनिया का सबसे पहला चैलेंज ये है कि एवरी कंट्री मस्ट वर्क ऑन द वायरस इंडिविजुअली, राइट। अब वाइस हो, एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है, आज के डेट में ये 200 से ज्यादा कंट्रीज में फैल चुका है। हर कंट्री को अपने अपने लेवल पे ये वायरस को कंट्रोल करना है। उदाहरण के लिए मान लो कि एक कंट्री ये करने में सक्सेसफुल नहीं रही, वो एक कंट्री पूरे सारे दुनिया के मुल्कों को वापस घुटने पे ला सकती है। ये प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आपके देश में वायरस कंट्रोल में नहीं आया, तो वहां पर किसी भी व्यक्ति का कंटेनर बन के किसी दूसरी चीज, कैरियर बन के किसी दूसरी चीज के कांटेक्ट में आ जाना और ये वायरस वहां से फिर से स्टिमुलेट करके दुनिया भर में पहुंचा देना, इट इज वेरी इजी एंड वेरी मच पॉसिबल। इसका मतलब ये कि यदि किसी एक कंट्री में भी वायरस ठीक से कंट्रोल नहीं हुआ, हम वापस उसी परिस्थिति में आ सकते हैं। और इसीलिए ये वाली परिस्थिति दुनिया के बाकी क्राइसिस से अलग है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। यानी दुनिया के हर देश कोरोना को एक नजर से देखें, ये कितना जरूरी है इस वक्त। ओके, दूसरा, जीडीपी इज ऑन डिक्लाइन फ्रॉम लास्ट 7 क्वार्टर्स। पिछले 7 क्वार्टर से जीडीपी भारत की नीचे डिक्लाइन में ही जा रही है। जितने नए बच्चे जुड़े उन सबको मैं बता देता हूं, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, साल में ऐसे 4 क्वार्टर आते हैं, 4 3 12 यानी 12 महीने का 1 साल होता है। 7 क्वार्टर का मतलब है कि करीबन 1.5 साल पहले की हालत में बता रहा हूं। पिछले 7 क्वार्टर से भारत की जीडीपी नीचे जा रही है। तो उस समय तो कोई कोरोना नहीं था, बावजूद उसके सब खराब होता चला गया। इसका मतलब ये कि भारत में वैसे भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार की गलत जा रही है। अब क्योंकि अब तो कोरोना हो ही गया है, तो अब तो ये और तेजी से बर्बाद होगा। ये दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा, भारत में डिमांड इज वेरी पुअर। सारे स्टूडेंट्स से मैं अपील करूंगा कि ये वाला पॉइंट एकदम दिल में उतारे और ठीक से समझने की कोशिश करें। देखिए, अर्थशास्त्र में 2 तरह की साइड्स होती है, एक होती है डिमांड और दूसरी होती है सप्लाई। डिमांड का मतलब है मांग और सप्लाई का मतलब है आपूर्ति। भारतीय जीडीपी में यदि 100 रुपए आते हैं, तो डू यू नो इसमें से 65 रुपीज डिमांड साइड से जनरेट होते हैं। 65% ऑफ जीडीपी इज ऑन डिमांड एंड बचा हुआ 35 क्या है, वो है सप्लाई, राइट। अब इस वक्त ये डिमांड साइड पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप एक सिंपल उदाहरण से समझिए, कोई होटल वाले को सरकार कह रही है कि आप ये लोन ले लीजिए और अपना होटल दोबारा शुरू करिए। उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कर्जा वापस कहां से करेगा? नो, सरकार उसको भी माफ करने को तैयार है। उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अरे भैया, ये मैं लोन लूं क्यों? कस्टमर आएगा कि नहीं, इस बात की ही गारंटी नहीं है, क्योंकि डिमांड तो है ही नहीं ना। और कस्टमर की जेब में ही पैसा नहीं है, तो मेरे होटल में आएगा कौन? ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसीलिए सरकार को इस चीज को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए था और 20 लाख करोड़ रुपए का पूरा पैकेज इस चीज पे बेस करके देना चाहिए था। ये मैं आपको अगले लेक्चर में पूरा समझाऊंगा, लेकिन आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिलहाल भारत में डिमांड साइड एकदम पुअर हो चुकी है। और चौथा, सबसे ज्यादा भयानक, जो रोज हम सुन रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस। आपने तो देखे ही होंगे दोस्तों, अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग टीवी न्यूज पे कितने लोग हजारों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। अभी अभी की बात है, एनडीटीवी में एक वर्कर के बारे में बताया जा रहा था, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में मुंबई में काम करता था, घर जा रहा था इलाहाबाद। अब उससे पूछा गया कि क्यों जा रहे हो, तो उसका कहना यह है कि भाई मकान मालिक अब भाड़ा मांग रहा है, मेरी तो नौकरी चली गई, मैं कहां से भाड़ा भरूंगा, तो मैं जा रहा हूं। अब 2 बातें हैं दोस्तों,
ये माइग्रेंट वर्कर्स जो हजारों की तादाद में अपने अपने घर जा रहे हैं, कम से कम 6 महीने के पहले तो वापस आएंगे नहीं, और 6 महीने तक फैक्ट्री तो शुरू हो चुकी होगी, काम धंधे शुरू हो चुके होंगे, और एक बहुत भयानक मैन पावर क्राइसिस देश में आने वाला है। क्योंकि काम करेगा कौन? सब तो अपने अपने घर चले गए। आप समझ रहे हैं? दूसरी चीज ये कि जिन जिन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा था, आज के डेट में वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नील बटे सन्नाटा हो चुका है। अब आप सोचो, जिस माइग्रेंट वर्कर ने अपनी एक भाड़े की रूम छोड़ के वो घर चला गया, वो भाड़े की रूम अब दोबारा कभी भाड़े पे जाएगी क्या? कम से कम साल भर तो ऐसी पड़ी रहेगी, उसका तो कोई उत्पन्न है ही नहीं। कोरोना में कौन आके रहने वाला है वहां पर? ये प्रॉब्लम्स हैं। अब ये सारी समस्या के वजह से सरकार माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्टिमुलस पैकेज में क्या दे रही है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज मैंने सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड समझाने की कोशिश की। तो क्या आपको ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया?